हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का पेपर मस्त तरीके से करके आए होंगे। वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस मेंस पेपर। काफ़ी सारे और भी एजुकेटर्स हैं जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड कर दिए होंगे। आई विल बी डिस्कसिंग दी 3 टॉपिक्स, बीएमसी है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विंग है, और मैं इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको क्लास में करके बताऊंगा। थ्योरी के जो पोर्शन है वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल क्लास में डिस्कस करना कोई सेंस रखता नहीं है। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे बीएमसी के, जो भी न्यूमेरिकल है ट्रांसपोर्टेशन के और सर्वेइंग के, ये मैं डिस्कस कर लूँगा इस क्लास में। और मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स क्या सॉल्यूशन दे दूंगा, जो न्यूमेरिकल है उनके भी और जो थ्योरी क्वेश्चन है इन पर्टिकुलर टॉपिक से उनके भी। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन को। विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो जो पहला सवाल है हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से आया है। द फर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अब क्या बोल रहा है ये सवाल बोल रहा है a four-wheeled tractor weighing 1800 kg has a weight distribution between the front and the rear wheel of 40% and 60% respectively. It is operating on a level haul road whose rolling resistance is 45 kg per ton. What is the maximum rim pull of the tractor if the coefficient of traction between the road surface and the tire is 0.65? तो अगर आपने क्लास लगा रखी होगी, if you have attended the class, हैंग हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो अगर आपने क्लास लगा रखी होगी, if you have attended my class, तो आपको तो ये सवाल डायरेक्टली क्लास में से मिल जाएगा। यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास इटसेल्फ। जब मकड़ी आ रही है नीचे, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। तो पहले तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं अपना, जब तक ये परेशान नहीं करेगी तब तक इसको घूमने दो। हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रैक्टर की। सवाल ने क्या पूछा है आपसे? सवाल ने आपसे पूछा मैक्सिमम रिम पुल बता दो कितनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम रिम पुल विच में बी ऑब्टेन्ड। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आपको सवाल में दे रखा है ग्रॉस वेट 18,000 kg, ठीक है। तो जो जो डाटा आपको दे रखा है उससे हम यूज करते हैं। तो पहला ग्रॉस वेट कितना है ट्रैक्टर का हमारा? सो व्हाट इज द ग्रॉस वेट ऑफ द ट्रैक्टर? तो ग्रॉस वेट ऑफ द ट्रैक्टर इज 18,000 kg। टन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो 18 टन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी जरूरत नहीं है हमें। रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 45 kg। तो रोलिंग रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, तो रोलिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 45 kg पर टन। तो टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी है वो निकाल सकते हैं। तो टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस, सो रोलिंग रेजिस्टेंस, सो 45 kg पर टन है। सो 45 इंटू 18, सो 45 इंटू 18 सॉल्व कर सकते हैं इसको। इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? इट कम्स आउट टू बी मेरे ख्याल से 810 kg निकल के आता है। सो 810 kg जितना मैंने सॉल्व कर रखा है, हाँ 810 kg निकल के आता है। अब निकाल सकते हैं लोड कितना है हमारे ड्राइविंग टायर के ऊपर। सो लोड ऑन द ड्राइविंग टायर, डिस्ट्रीब्यूशन देखो 60% आगे है और 40% पीछे है। सो फ्रंट पे है 40 और रियर पे है 60। तो रियर पे 60% है तो ड्राइविंग व्हील हो गया हमारा, ड्राइविंग टायर हो गया। तो लोड ऑन द ड्राइविंग टायर विल बी हाउ मच? सो अब हम निकालेंगे लोड ऑन ड्राइविंग टायर। सो लोड ऑन ड्राइविंग टायर, सो लोड ऑन ड्राइविंग टायर 60% ऑफ 18,000। सॉल्व कर सकते हैं इसको। कितना आता है? 10,800 kg। सो 10,000 हमारा 800 kg निकल के आ गया। क्लियर है? नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट? मैक्सिमम पॉसिबल रिम पुल प्रायर टू द स्लिपेज ऑफ द टायर। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मैक्सिमम पॉसिबल रिम पुल कैलकुलेट कर सकते हो। So now I can calculate the maximum possible rim pull prior to the slippage. So prior to the slippage, coefficient of friction दे रखी है। So coefficient of friction कितनी है? 0.65। और ड्राइविंग व्हील के ऊपर हमारा फोर्स कितना है? ड्राइविंग व्हील के ऊपर हमारा फोर्स कितना है? 10,800। वैल्यू निकल के आ जाएगी 65% ऑफ दिस। तो वैल्यू कितनी निकल के आती है? तो 10,800, तो 6,000, 7,000 के आसपास, 7,020, तो 7020 kg। तो ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल रिम पुल निकल के आ गई। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अफेक्टिव रिम पुल? तो मैक्सिमम अफेक्टिव रिम पुल निकालने के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस घटा दो। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम अफेक्टिव रिम पुल जो आपसे पूछा था। सो दिस विल बी इक्वल टू 7020 माइनस 810। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना? 6210 kg।
सो दिस इज अवर रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। तो ये पूछा ना सवाल में, सो दिस वाज बीइंग आस्क्ड कि भैया कैलकुलेट करके बताओ क्या मैक्सिमम रिम पुल ऑफ द ट्रैक्टर। ये हमारी मैक्सिमम रिम पुल निकल के आ गई हमारे ट्रैक्टर की। एक बार चेक कर लूँ इसके ऊपर और कोई पेन अच्छी चलती है। वाइट, वाइट भी बढ़िया है, हाँ तो वाइट चलाऊंगा इसके बाद। पिंक अगले सवाल में वाइट चलाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है हमारा किसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर। एक और सवाल भी आया है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम ऑन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, अभी करेंगे आगे। चलो देखो अगला सवाल क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैरियर इफ द डाटा फॉर द प्रोजेक्ट आर फॉलोइंग। फिर से क्लास में करा रखा है, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करोगे यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम देयर ओनली। So estimate the number of carrier if the data for the project are the following. Quantity of the material to be handled, it is equal to 5 into 10 raised to 6 meter cube. Capacity of the loader to be engaged 2.3 meter cube. Capacity of the bottom dumper is 30 meter cube. Project to be completed in 2 shifts in 5 years with yearly working hours of 2000. Job and management factor is 0.7. Operating efficiency is 0.85. Bucket fill factor is 0.85. Swell factor is 0.9. साइकिल टाइम फॉर द लोडर इज 0.5 मिनट और लीड डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की। स्पीड दे रखी है आपको 25 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर जब हमारा लोडर भरा हुआ है और जब लोडर हमारा खाली है। जब लोडर भरा हुआ है और जब लोडर हमारा नहीं है तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको डाटा दे रखा है, कैलकुलेट कर रहा है नंबर ऑफ कैरियर। तो नंबर ऑफ कैरियर निकाल सकते हैं। तो पहले क्या निकालूंगा, हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं। तो काम करने के लिए आवर्स कितने हैं पहले वो निकालते हैं। तो अवेलेबल आवर्स, तो अवेलेबल आवर्स करेंगे हम पहले। देखो कितने आवर्स है हमारे पास, हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 2000। चलो ठीक है, 2000 है एक साल के लिए, 5 सालों के लिए करने और 2 शिफ्ट है। चलो ठीक है, तो 2000 घंटे एक साल के लिए, हमें 5 साल के लिए निकालना है और एक साल में 2 शिफ्ट हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 20,000 घंटे। अच्छा, आपको आउटपुट कितना रिक्वायर्ड होगा फिर, तो आउटपुट रिक्वायर्ड, सो आउटपुट रिक्वायर्ड 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब आपको क्या करनी है, एक्सकेवेशन करनी है या मिट्टी आपको खोद के ट्रांसपोर्ट करनी है। तो 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय व्हाट, 20,000 घंटे। सो डिवाइड बाय 20,000, 4 जीरो है, 20,000 घंटे। तो 4 जीरो तो कट गए, 500 बचा। वैल्यू कितनी निकल के आती है, वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, 250। सो 250 मीटर क्यूब पर आवर। मकड़ी बड़ी नीचे आ रही है। सो 250 मीटर क्यूब पर आवर, इतना आउटपुट चाहिए आपको। तो जो लोडर है और जो ट्रांसपोर्ट करेगा आपका व्हीकल, जो कैरियर है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसके आउटपुट यही निकल के आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, लोडर की प्रोडक्टिविटी की। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा पहला पार्ट, लोडर की प्रोडक्टिविटी एंड काउंट, कितने लोडर चाहिए और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। देखो भैया लोडर कितना दे रखा है आपको, कैपेसिटी ऑफ द लोडर टू बी एंगेज 2.3, पर एक ऐसी वैल्यू है लूज वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू आपकी लूज वैल्यू है। और दूसरा, और उसकी और जो एफिशिएंसी है, बकेट फिल फैक्टर कितना है, 0.85 है। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी हुई, तो बकेट कैपेसिटी, तो बकेट की कैपेसिटी, तो बकेट लूज कैपेसिटी सो विल बी इक्वल टू 2.3 इंटू, इसका 85% ही भरेगा। तो 85% भरा मतलब 1.955 मीटर क्यूब ही भरा। दूसरा, अब बैंक वॉल्यूम भी यूज करना है आपको। इन बैंक वॉल्यूम कैसे निकालूंगा भैया, देखो स्वेलिंग हो रखी है, तो हमारे मिट्टी की स्वेलिंग भी तो हुई है। स्वेल फैक्टर कितना दे रखा है इसने 0.9, आपको स्वेल फैक्टर दे रखा है 0.9, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से। यानी जो आप मिट्टी उठाओगे वो फूलेगी, फूलने के बाद कितनी हो जाएगी, फूलने के बाद हो जाएगी 1.955। इसका मतलब पहले कितनी थी, तो वो भी निकाल सकते हैं भैया। तो हम बोलेंगे 1.955। स्वेल फैक्टर कितना दे रखा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्वेल फैक्टर गिवन, स्वेल फैक्टर है हमारा 0.9, तो स्वेल फैक्टर है हमारा 0.9, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 1.759। सो ये बकेट लूज कैपेसिटी है, तो इन बैंक कैपेसिटी कितनी होगी, बकेट इन बैंक कैपेसिटी विल बी 1.955 इंटू 0.9, वैल्यू कितनी आती है 1.7595 मीटर क्यूब। ये इन बैंक वॉल्यूम निकल के आ गया। अब दूसरा,
अफेक्टिव साइकिल कितनी आएंगी 1 घंटे के अंदर, निकाल सकते हैं। देखो आपको लोडिंग टाइम दे रखा है इसका 0.5 मिनट, तो अफेक्टिव साइकिल कितनी है 1 घंटे के अंदर, तो अफेक्टिव साइकिल पर आवर कैसे निकालूं, 1 घंटा, लोडिंग टाइम कितना है भैया आधे मिनट का है लोडिंग टाइम। अच्छा दूसरा एफिशिएंसीज भी दे रखी है आपको इसके अंदर, देखो जॉब मैनेजमेंट फैक्टर 0.7 और दूसरा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है 0.85 की, तो मल्टीप्लाई किया इसको, सो मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.85, ये आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स निकल के आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल 1 घंटे में कितनी निकल के आ रही है, ये वैल्यू आती है 71.4। दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। तो हमारे लोडर का आउटपुट कितना हो गया, तो हमारा जो लोडर है इसका आउटपुट निकल के आ गया, सो लोडर का आउटपुट 1.7595 इंटू 71.4 नंबर ऑफ साइकिल से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये मेरे को लोडर का आउटपुट दे देगा, कितना आता है 125.63 मीटर क्यूब पर आवर। तो मेरे को चाहिए इतनी कैपेसिटी, ये लोडर का आउटपुट है, तो कितने लोडर लग जाएंगे, सो नंबर ऑफ लोडर रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ लोडर रिक्वायर्ड 250 डिवाइड बाय कितनी वैल्यू थी 125.6, सो 125.6 ये क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ लोडर निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ लोडर कितने निकल के आते हैं 1.99, राउंड ऑफ करके कितने कर दिए मैंने 2 कर दिए। अगले मैं देखूंगा ब्लैक कलर से चलाता हूँ, ये भी मेरे को थोड़ा लाइट लग रहा है, अगले सवाल में ब्लैक कलर से चलाएंगे, ये बढ़िया चल रहा है ब्लैक कलर, अभी तो वाइट ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरे नंबर ऑफ लोडर निकल के आ गए। अब मैं क्या निकालूंगा, नाउ आई विल कैलकुलेट दी कैरियर, कितने नंबर ऑफ कैरियर चाहिए, तो बी पार्ट, तो अब हम बोलेंगे कैरियर का आउटपुट एंड काउंट। अब ये कैसे निकालूं, तो भैया आपके जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है भैया ट्रक है बॉटम ट्रक कैपेसिटी 30 मीटर क्यूब, तो कैपेसिटी है 30 मीटर क्यूब। अब कैपेसिटी लूज कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी 30 मीटर क्यूब, ये कौन सी है लूज, तो बैंक कैपेसिटी कितनी होगी, यानी स्वेलिंग होने के बाद कब मिट्टी आएगी, तो इंटू 0.9, तो कितना हुआ 27 मीटर क्यूब। तो आप एक्सकवेशन करोगे 27 मीटर क्यूब की या मिट्टी डालोगे 27 मीटर क्यूब, फूलने के बाद कितनी हो जाएगी 30 मीटर क्यूब हो जाएगी। क्लियर है चीज़, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो बात समझ में आती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, वर्क एल्स कैन बी कंप्यूटेड, ठीक है ये बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट मुझे कैपेसिटी आ गई बैंक के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड नाउ, भैया साइकिल टाइम कितना है, हमारा जो ट्रक है इसकी साइकिल टाइम कितनी निकल के आती है ट्रक की साइकिल टाइम निकाल ली मुझे। अब ट्रक की साइकिल टाइम कैसे निकालोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट द साइकिल टाइम ऑफ द ट्रक, तो पहले हम निकाल सकते हैं कितनी बकेट लगेंगी पर ट्रक, तो हाउ मेनी बकेट्स विल बी रिक्वायर्ड पर ट्रक, बकेट्स रिक्वायर्ड पर ट्रक, तो ये है हमारा इन बैंक वॉल्यूम 27 और वहाँ पे इन बैंक कितनी थी कैपेसिटी 1.7595, सो 1.7595 ये वैल्यू कितनी आती है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच 15, तो 15 के आसपास 15.35। चलो ठीक है, तो इतनी बकेट्स लग रही है पर ट्रक और हमारे बकेट्स की साइकिल कितनी थी आधे मिनट की, तो भैया लोडिंग टाइम कितना हो गया, तो लोडिंग टाइम टोटल कितना लगा हमारा, लोडिंग टाइम लगा आधा मिनट इंटू नंबर ऑफ बकेट्स जो थी 15.35, कितना आया 7 मिनट 7.5 मिनट, तो 7.67 मिनट लोडिंग में लग गए। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे भैया ट्रैवलिंग के अंदर निकालेंगे, तो लोडेड ट्रैवल में कितना टाइम लगेगा, तो लोडेड ट्रैवल कितना चलना है भैया 6 किलोमीटर चलना है, और किस स्पीड से चलना है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये दे रखी है 6 किलोमीटर चलना है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर चलना है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, वैल्यू कितनी आई भैया ये 18 मिनट आ गई, तो 18 मिनट। फिर दूसरा वापस लौटोगे तो अनलोडेड ट्रैवल लौटने में कितना टाइम लगेगा, अब 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है आपकी तो अब टाइम क्या लगेगा हमें कम लगेगा, कितना आ रहा है भैया
14.4 मिनट। दूसरा, डंपिंग के लिए कितना टाइम लगता है वो निकाल लो। सो डंप टाइम, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, आप इसको छोड़ भी सकते हो, अज्यूम किया 1 मिनट, तो अब मेरे को पूरी साइकिल टाइम मिल गई। तो ट्रक की साइकिल टाइम, तो ट्रक का साइकिल टाइम जोड़ो, कितना आ रहा है 7.67 मिनट। तो 7.67 मिनट प्लस 18 मिनट प्लस 14.4 मिनट प्लस 1 मिनट, ये मेरा टोटल टाइम निकल के आ गया, कितना 41 मिनट्स का। तो 41.07 मिनट। तो दिस इज द टोटल टाइम। तो भैया फिर अफेक्टिव ट्रिप कितनी लगेंगी 1 घंटे के अंदर, निकाल सकते हो। तो हम बोलेंगे अफेक्टिव ट्रिप्स पर आवर, तो कितनी ट्रिप लग जाएंगी पर घंटे में तो हाउ मेनी ट्रिप्स विल बी देयर पर आवर, तो हम बोलेंगे 60 डिवाइड बाय 41.07। सो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ ट्रिप्स। उल्टी आ गई, ठीक है, उल्टा लिख दिया। तो 41.07 60, so this will give you the number of trips. It comes out to be how much? 0.869. So these will be the number of trips. तो हमारे बकेट की आउटपुट कितनी आ गई, पर बकेट ट्रक की आउटपुट कितनी आ गई, तो विल से पर बकेट ट्रक का आउटपुट, तो पर बकेट ट्रक का आउटपुट हाउ मच, पीछे था ना वॉल्यूम 27, तो 27 इंटू 0.869, नंबर ऑफ साइकिल से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आती है 23.47 मीटर क्यूब पर आवर। सो 23.47 मीटर क्यूब पर आवर, ये हमारा क्या आ गया, पर बकेट ट्रक का आउटपुट निकल के आ गया। सो दिस इज दी आउटपुट, और यू कैन से पर ट्रक आउटपुट, बकेट नहीं छोड़ो, तो पर ट्रक की आउटपुट आ गई हमारी। तो अगर मेरे को पर ट्रक की आउटपुट पता है तो नंबर ऑफ ट्रक्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ कैरियर रिक्वायर्ड, या लोडर वो बोल सकते हो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो 250 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 23.47, यही है। सो 23.47, तो 10 में 10 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, कितने 10.65, सो 10.65, टोटल नंबर ऑफ कैरियर विल बी 10। तो 11 कैरियर चाहिए, आपसे यही पूछा था सवाल में। तो कितने नंबर ऑफ कैरियर लगे, हमारे 11 कैरियर लग गए। सो 11 कैरियर्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस वाज बीइंग आस्क्ड। तो डिटेल में कैलकुलेशन करके दे दिए, सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आई विल प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन आल्सो। तो ये हमारा दूसरा सवाल था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 ही सवाल थे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारे हाईवे इंजीनियरिंग का। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ हाईवे। हाईवे के 3 न्यूमेरिकल है। एक सवाल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन से, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। एक सवाल है ट्रांसपोर्टेशन में पहला सवाल है हमारा हाईवे से, एक सवाल है रेलवे से, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज फ्रॉम रेलवे। तो एक सवाल रेलवे से, एक सवाल हाईवे से है। हाईवे से भी 2 सवाल है, एक नहीं है, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम हाईवे। चलो ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। विल कीप दैट, ये हैंग हो रहा है। चलो ठीक है, आपको तो दिख ही रहा है, इट इज सफिशिएंट। हाँ, तो 2 सवाल है इसमें हमारे हाईवे के, एक सवाल है हमारा रेलवे का। 2 ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम हाईवे, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम रेलवे। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो थ्योरी है वो तो अलग है ही, थ्योरी तो सब में ही पूछी हुई है उसने। चलो देखते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल बोल रहा है एन एक्सप्रेसवे पासिंग थ्रू अ रोलिंग टेरेन हैज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। फिर से नोट्स में मिल जाएगा आपको ये सवाल, बस फर्क ये है कि एक्सप्रेसवे की जगह क्या है, हाईवे वहाँ पे। So an expressway passing through a rolling terrain has a horizontal curve of radius equal to ruling minimum radius. Design the following geometric elements of this expressway for ruling design speed of 100 km/h. Assume any missing data suitably. Ruling minimum radius, super elevation, extra widening, length of the transition curve, SSD निकालना है, ISD निकालना है, setback distance निकालना है. The minimum setback distance from the center of the line
of two-lane expressway on the inner side of the curve to provide a clear vision, assuming the length of the circular curve greater than the side distance. So length of the circular curve is greater than the side distance. तो ये assumption दे रखी है आपको. So this assumption is given to you. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है हमें. ठीक है जी. तो रूलिंग मिनिमम रेडियस एक एक करके उठाते हैं. कितने पार्ट हैं इसके? 6 पार्ट है. तो पहला पार्ट अब ब्लैक कलर से कर रहा हूँ मैं. तो रूलिंग मिनिमम रेडियस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको रूलिंग मिनिमम रेडियस के लिए? स्पीड दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर की. तो रूलिंग मिनिमम रेडियस डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो आर मिनिमम का एक्सप्रेशन लगाओ v²/127 e+f. तो रूलिंग मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट? v²/127 e+f. ये आपको क्या निकाल के दे देगा? रूलिंग मिनिमम रेडियस निकाल के दे देगा. v की वैल्यू कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर अपॉन 127. सुपर एलिवेशन कितनी रखोगे? सुपर एलिवेशन कितनी रखोगे भैया? मैक्सिमम. लेटरल फ्रिक्शन कितना रखोगे भैया? मैक्सिमम 0.07 एंड 0.15. सो दिस इज 0.07 प्लस 0.15. ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? रूलिंग मिनिमम रेडियस निकल के आएगा. अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है? इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? हाँ 358. उसको राउंड ऑफ कर सकते हो आप. तो ये आती है हमारी 358 मीटर. इसको हम कर सकते हैं 360 मीटर. ये आपका पहला पार्ट है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है इसमें सुपर एलिवेशन. तो सेकंड पार्ट आपसे चाहता है सुपर एलिवेशन. ठीक है भैया, डिज़ाइनिंग करनी है सुपर एलिवेशन की. करते हैं डिज़ाइन. सुपर एलिवेशन इस फ्रिक्शन को हटा देंगे. 75% स्पीड कंसीडर करेंगे डिज़ाइनिंग की. ई विल बी v²/225 r. सो ई विल बी इक्वल टू v²/225 r. तो 100 का होल स्क्वायर अपॉन 225 r. r कितना है हमारा? 360 मीटर. यहाँ से सुपर एलिवेशन निकालेंगे. सॉल्व करो फटाफट. देखो सुपर एलिवेशन क्या निकल के आ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन कमिंग आउट? निकाल सकते हैं. कैलकुलेट करता हूँ. तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 225 डिवाइड बाय 360. 0.1234 चेक करना है एक बार. 0.1234. अच्छा चेक क्या करोगे आप? ये वैल्यू किससे ज़्यादा आ रही है? ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है 7% से. तो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.07. इसका मतलब हम ई को लिमिट कर देंगे कहाँ तक? इसका मतलब ई को हम लिमिट कर देंगे कहाँ तक? 7% तक. तो हेंस प्रोवाइड ई इक्वल्स टू 0.07 यानी कितना? 7%. अब आपने जब ये 7% प्रोवाइड कर दिया, आप चेक करोगे किसके लिए? हमारी लेटरल फ्रिक्शन कितनी डेवलप हुई है? 0.15 से ज़्यादा तो डेवलप नहीं हो गई. तो वो चेक करना पड़ जाता है हमें. सो ई प्लस एफ लगा देंगे v²/127 r. सो चेक फॉर एफ. तो चेक लगाते हैं. तो हम बोलेंगे चेक फॉर एफ. चेक लगाओ एफ के लिए. तो कैसे लगाएंगे चेक? ई प्लस एफ इज इक्वल टू v²/127 r. यहाँ से एफ निकालेंगे v²/127 r माइनस सुपर एलिवेशन. तो एफ की वैल्यू हुई हमारी 100 का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 360 माइनस सुपर एलिवेशन 0.07. अब इसको आप सॉल्व करोगे. दिस वैल्यू यू विल सॉल्व. मैंने इसको सॉल्व कर रखा है पहले से ही. 0.148 आती है विच इज सेफ. सो इट कम्स आउट टू बी 0.148 विच इज लेस देन 0.15. ओके. क्या है ये वैल्यू? सेफ है. इसका मतलब आप सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करोगे? 7% ही प्रोवाइड करोगे. ये आपका दूसरा पार्ट बना. ठीक है भैया, दूसरा पार्ट बना. क्या है? सुपर एलिवेशन. तो रूलिंग मिनिमम आ गई, सुपर एलिवेशन आ गई. अब बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की. वील गो फॉर दी एक्स्ट्रा वाइडनिंग. अच्छा ध्यान रखना, एक्सप्रेस वे है ये. एक्सप्रेस वे में जो विड्थ होती है वो अलग होती है. पर लेन 3.75 मीटर है और 2 लेन तो आपको सवाल में दे ही रखा है. 2 लेन तो सवाल में आपको दे ही रखा है. अब बात करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की. 2 तरह की है, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. चलो ठीक है. तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, यही है. ठीक है. तो हमारी वाइडनिंग NL² बाय, तो डायरेक्टली सारे एक्सप्रेशन ध्यान होने चाहिए आपको. डिवाइड बाय व्हाट? 2r. डिवाइड बाय 2r. दूसरा v, ये तो आ गई. साइकोलॉजिकल वाइडनिंग 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ r.
सो 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ आर, वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ लेन्स कितनी है 2, 6 की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी एल की वैल्यू कितनी है 6, आर कितना था 360, स्पीड कितनी है हमारी 100 डिवाइड बाय 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 360। ये हमारी क्या निकल के आ गई भैया, ये हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकल के आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकल के आती है 0.65 मीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.6547 मीटर। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी पेमेंट की, तो हमारी टोटल विड्थ कितनी निकल के आ जाएगी पेमेंट की, निकाल सकते हैं। तो टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, सो टोटल विड्थ ऑफ पेमेंट दिस विल बी इक्वल टू 2 into 3.75 मीटर प्लस 0.6547 मीटर। ये बस ध्यान रखना है आपको। पर लेन कितनी है एक्सप्रेसवे की विड्थ 3.75 मीटर है, तो ये निकल के आती है 8.154। सो इट कम्स आउट टू बी 8.1547 मीटर, 154.7 मीटर। तो ये हमारी टोटल विड्थ निकल के आ गई। दिस इज अवर टोटल विड्थ। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी हो गई। अब निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। 3 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, सो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो पहला पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ centrifugal acceleration. So on the basis of rate of change of what, centrifugal acceleration. तो निकाल सकते हैं। इसमें मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। निकाल लेंगे भैया, सी बोलते हैं इसे। तो 80/75 प्लस वी पे होती है, वैल्यू वेरी करती है किसके बीच में, 0.5 से लेके 0.8 के बीच में, यही होती है। तो सी इज इक्वल टू वॉट, 80/75 प्लस वी, सो 80/75 प्लस 100, तो 80/175 वैल्यू कितनी आती है 0.459 के आसपास आती है। सो 0.459, तो हम बोलेंगे अज्यूम कर लो कितनी, अज्यूम सी इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 से लेके 0.8 के बीच में होती है, तो विल टेक इक्वल टू 0.5। अब आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, 0.0215 वी क्यूब अपॉन सी आर। सो दिस इज इक्वल टू 0.0215 वी है हमारा 100 का होल क्यूब अपॉन 0.5 इंटू 360। ये हमारी लेंथ आई है ट्रांजिशन कर्व की पहले कैलकुलेशन से। 119 मीटर के आसपास आती है वैल्यू। तो वैल्यू आती है 119.4 मीटर। दूसरा, और कैसे निकालोगे, ये तो हमारी किससे निकल के आई, दिस वैल्यू इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। एक निकालते हैं हम रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन से, एक निकालते हैं रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन से, और एक निकलती है हमारी किससे, एज पर आईआरसी से। तो आईआरसी से भी निकाल सकते हो। एक बार चेक करो कैसे लिखा है, ए लिखा है। तो एज पर आईआरसी फॉर्मूला, सो एज पर आईआरसी फॉर्मूला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी होती है डायरेक्टली 2.7 वी स्क्वायर बाय आर। सो 2.7 वी स्क्वायर बाय आर, सो 2.7 100 का होल स्क्वायर बाय 360। यहाँ से भी वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू आती है 75 मीटर। तो हमें तो मैक्सिमम उठानी है, तो 75 मीटर। फिर तीसरा, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, किस रेट से आप सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यही है। तो टोटल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन जो आप दोगे बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन जो आपने दिया, तो हम बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड
provided by raising outer edge with respect to inner edge. With respect to inner edge, E, this will be equal to B into E, जो आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करी है, यही चलेगी वैल्यू। अब पीछे अपने B कितनी निकल के आई थी, ये देखो B कितनी निकल के आई थी हमारी 8.1547। सो 8.1547 इंटू 7%, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई भैया, टोटल सुपर एलिवेशन हमने कितना प्रोवाइड किया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द सुपर एलिवेशन विच इज प्रोवाइडेड। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। सो 8.1547 इंटू 0.07 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.57 मीटर। तो ये आता है हमारा 0.57 मीटर। क्लियर है चीज़। चलो, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन कितनी है हमारी, 1 in 150। सो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, सो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, सो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ उसको, कहाँ से कैसे मिटाए, चलो मिटा नहीं रहा, इसको नीचे लिख देता हूँ, 1 in 150, उसको मैंने थोड़ा नीचे करके लिख दिया, जगह नहीं बची थी मेरे पास, तो 1 in 150। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा आपने पेमेंट को कैसे रोटेट किया है, पेमेंट को आपने रोटेट किया अबाउट द सेंटर, पेमेंट को रोटेट किया आपने अबाउट द सेंटर। सो अज्यूमिंग पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर, हमने पेमेंट को रोटेट किया है अबाउट सेंटर। तो इस सिचुएशन में हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या आएगी, E/2 इंटू n। ई कितनी है हमारी 0.57/2 इंटू n, n कितना है हमारा 150, तो n कितना है हमारा 150, तो सॉल्व करके निकाल लो, ये अप्रॉक्सीमेटली 42 मीटर के आसपास आती है। तो 42.75 मीटर हम कौन सी प्रोवाइड करेंगे, हेंस प्रोवाइड LS इक्वल्स टू हाउ मच, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितनी है 119, तो 119.4 मीटर, ये आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी निकल के आ गई। सो दिस इज द लेंथ ऑफ व्हाट, ट्रांजिशन कर्व। तो भाई काफ़ी बड़े बड़े सवाल दे रखे हैं आपको, ठीक है जी, ये भी निकाल लिया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, देखो छोड़ नहीं रहा अभी भी, SSG भी निकाल रहा है, ISD भी निकाल रहा है, सेटबैक डिस्टेंस भी निकलवा रहा है, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 कैलकुलेशन तो कर ही ली हमने, 20 नंबर का सवाल है, जान ले ली पूरी इसने बच्चे की। पार्ट कौन सा था ये, चौथा पार्ट था, 4th पार्ट, 5th पार्ट निकालते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD, डायरेक्टली एक्सप्रेशन डाल सकते हैं इसके अंदर, तो SSD के अंदर 0.278 VT प्लस V²/254 F, तो हम बोलेंगे SSD कितनी है, तो 0.278, एक्सप्लेन तो करना नहीं है उसको, सो 0.278 VT प्लस V²/254 इंटू F। ग्रेडियंट आपको कोई दे नहीं रखी, ग्रेडियंट इज नॉट गिवन टू यू, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकाल लो सारे। तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.278 100 किलोमीटर पर आवर, रिएक्शन टाइम 2.5 प्लस 100 का होल स्क्वायर 254, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हमारा 0.35। ये क्या निकल के आ गई हमारी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल के आ गई। कितनी वैल्यू आती है 182 मीटर, 182 मीटर। फिर ISD की वैल्यू ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ट्वाइस ऑफ 182 360 364 मीटर। ये हमारी क्या निकल के आई, ये हमारी निकल के आ गई इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब क्या बचा है आपका, छठा पार्ट बचा है। क्या पूछा है इसने, सेटबैक डिस्टेंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सेटबैक डिस्टेंस पूछा हुआ है। छठा पार्ट निकालते हैं भैया, आ जाओ सेटबैक डिस्टेंस के अंदर। पर
जानकारी भी पता होनी चाहिए। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इज ग्रेटर देन दी साइड डिस्टेंस, सो लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो सवाल में दे रखा है लेंथ ऑफ कर्व हमारी बड़ी है किससे, साइड डिस्टेंस से। देखो सवाल में मेंशन्ड है, सो लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ठीक है, फिर से डायरेक्टली एक्सप्रेशन लगाना है। अगेन आई हैव टू डायरेक्टली यूज द एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट। अल्फा निकाल लेंगे तो अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे, विल पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्फा बाय 2। तो अल्फा बाय 2 कितना होता है 180s, एस मतलब क्या है मेरी साइड डिस्टेंस। कौन सी साइड डिस्टेंस कौन सी साइड डिस्टेंस, कौन सी साइड डिस्टेंस बोल रहा है भाई, क्लियर विजन अज्यूमिंग द लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस, मतलब हमारी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट करी है। कितनी निकाली है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आपने, व्हाट द वैल्यू ऑफ द साइड डिस्टेंस यू हैव कैलकुलेटेड, 364 निकाला है पीछे आपने। तो 364 वैल्यू पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सो अपॉन व्हाट 2 पाई r माइनस डी। तो कैलकुलेट करके बताओगे वैसे, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ। तो अल्फा विल बी 180 364 अपॉन पाई 360 माइनस डी। डी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डी, पीछे जो आपने विड्थ निकाली थी उसका 1/4 कितनी है भैया विड्थ हमारी 8.145, सो 8.1547 डिवाइड बाय 4, तो 2.038। एक बार चेक कर लेना ये, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2.038 डी की वैल्यू। सो डी की वैल्यू है 2.038, सो 360 को साफ साफ लिखो 2.038। तो यहाँ से हमारा अल्फा निकल के आ जाएगा। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, डेल्फा। यहाँ से हमारी अल्फा निकल के आ जाएगी। कितनी आ रही है अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा कमिंग आउट। देखो सॉल्व करो इसे, आप भी सॉल्व करते जाओ साथ साथ। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम हेयर। तो अल्फा बाय 2 ही चाहिए हमें, तो ठीक है भैया अल्फा बाय 2 ही चाहिए, निकालो भैया, क्योंकि आगे भी एक्सप्रेशन में मुझे क्या लगाना है, अल्फा बाय 2 लगाना है। 29 डिग्री आ रहा है, सो 29 डिग्री, सो 29.13 डिग्री आ गई। ठीक है, तो सेटबैक डिस्टेंस कितनी है हमारी, व्हाट द वैल्यू ऑफ सेटबैक डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे सेटबैक डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस लास्ट पार्ट इस सवाल का m, तो सेंटर से बोल रहे हैं ना, तो r माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू कितनी है 360 माइनस 360 माइनस 2.038 कॉस 29.13 डिग्री। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी सेटबैक डिस्टेंस की, अप्रॉक्सीमेटली 47 मीटर आती है। सो इट कम्स आउट टू बी 47.3 मीटर। तो ये आपका सवाल कंप्लीट कर देता है। बस लेंथी सवाल है, एक्सप्रेशन बेस्ड है, सारी एक्सप्रेशन में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है आपको। कोई भारी भरकम सवाल नहीं है, तो ऐसा कोई हैवी सवाल नहीं है ये। चलो अगला सवाल देखते हैं। Find out the steepest gradient on the straight track using the following data for a train having 25 wagons. Weight of each wagon is 20 ton. Rolling resistance of the wagon is 2.5 ton. Speed of the train is 60 km/h. Weight of the locomotive with tender is 120 ton. Tractive effort of the locomotive 45 ton. Rolling resistance of the locomotive. तो steepest gradient है, steepest gradient के लिए क्या करना पड़ेगा, steepest gradient निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे resistance लिखने पड़ेंगे। ऑल दी रेजिस्टेंस आर टू बी रिटर्न, तो ले लेते हैं। तो पहले निकालते भैया टोटल वेट ऑफ द ट्रेन। सो टोटल वेट ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। लोकोमोटिव इंजन का वेट दे रखा है 120 टन। फिर कितनी बोगियां हैं, 25 बोगियां हैं, हाँ 25 बोगियां और 20 टन की है। तो भैया 25 बोगियां हैं और 20 टन की है, 500 तो 620 टन। तो ट्रेन का वेट आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी, तो हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RT1
RT2 RT3 प्लस वॉट W tan थीटा, और ये tan थीटा ही निकालना है मुझे। आई हैव टू कैलकुलेट tan थीटा 1। RT1 क्या होती है हमारी ये वो रोलिंग रेजिस्टेंस है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो ये है हमारी रोलिंग रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वैल्यू कितनी होती है इसकी व्हाट अबाउट दी वैल्यू, पीछे दे रखी है आपको, 3.5 kg पर टन लोकोमोटिव के लिए, 2.5 kg पर टन वैगन के लिए। तो 3.5 kg पर टन लोकोमोटिव के लिए, लोकोमोटिव कितना है 120 का, और 2.5 kg पर टन वैगन के लिए, वैगन कितना है 50 का। वैल्यू किस में आएगी, केजी में आएगी, हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, टन में। सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आता है, 1.67 टन्स आती है। फिर वैल्यू निकालनी है आपको RT2T। RT2 क्या है भैया, ये वो रोलिंग रेजिस्टेंस है जो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, ये वो रोलिंग रेजिस्टेंस है जो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन दी स्पीड। तो हम बोलेंगे स्पीड डिपेंडेंट, सो स्पीड डिपेंडेंट रोलिंग रेजिस्टेंस, ये होती है हमारी RT2। वैल्यू कितनी आती है 0.408 WV। तो 0.408 WV, तो 0.408 W, और स्पीड कितनी दे रखी है आपको ट्रेन की, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई RT2 कितनी 2.967 सॉरी 76 टन हमारी। तीसरी रेजिस्टेंस है हमारी RT3। ये कौन सी रेजिस्टेंस है भैया RT3, ये होती है हमारी एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। तो ये होती है हमारी एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। हवा भी तो रेजिस्टेंस देगी, ठीक है भैया, हवा रेजिस्टेंस देगी। किसके बराबर होती है ये, दिस वैल्यू इज हाउ मच, ये वैल्यू किसके बराबर होती है 0.606 WV स्क्वायर, 0.1234606 WV स्क्वायर। तो 0.606 WV का होल स्क्वायर। ये हमारी RT3 आ गई। कितनी आती है वैल्यू 1.3392 टन्स। क्लियर है चीज। अब आपको निकालना क्या फॉर लिमिटिंग ग्रेडियंट, क्या करें हम, सो विल से फॉर लिमिटिंग ग्रेडियंट आपकी जो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। आपको ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस दे रखी है 45 टन। तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस दे रखी है 45 टन। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू 1.67 प्लस 2.976, 1.67 प्लस 2.976 प्लस 1.3392, 1.3392 प्लस 620 tan थीटा, W tan थीटा है 620 tan थीटा। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, tan थीटा निकल के आ जाएगा। फ्रॉम हेयर व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड, tan थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, tan थीटा की वैल्यू आती है 0.062। तो आपसे पूछा क्या है इसने, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, आपसे इसने पूछा है स्टीपेस्ट ग्रेडियंट 1/tan थीटा। तो हम बोलेंगे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इट इज इक्वल टू 1/tan थीटा 1/0.062। दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 in 16। सो 1 in 16 ये आपका आंसर आ गया। 15 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको आप 16 लिख सकते हो। दिस यू कैन राइट एज 16। तो ये हमारा हो गया रेलवे का सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो एज पे क्या पूछा है इसने, एज पे क्या पूछा है इसने, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस पूछा हुआ है, और आगे सारे डायग्राम भी दे रखे हैं भाई ने। देखते हैं। तो a CC pavement slab of thickness 20 cm is constructed over a granular subbase having modulus of reaction of 50 kg per centimeter cube.
मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस टॉप और बॉटम के बीच में दे रखी है 18 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिंग दे रखी है ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में 4.5 मीटर, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में 3.5 मीटर, व्हील लोड दे रखा है, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया दे रखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूजिंग एज एंड कॉर्नर लोड स्ट्रेस चार्ट गिवन बाय IRC। तो ये आपको चार्ट दे रखे हैं, वो वाला एज वाला है, ये कॉर्नर वाला है, कॉर्नर की ज़रूरत ही नहीं है, ये वार्पिंग स्ट्रेस है हमारे। तो बोल रहा है फाइंड द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट द एज। तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन निकालना है स्ट्रेसेस का, कहाँ पर? एज पे। कॉर्नर वाला भी दे रखा है भाई ने, पर निकालना कहाँ है आपको? बस एज पे निकालना है। ठीक है भैया, निकाल लेंगे, वी कैन कैलकुलेट। तो एज लोड स्ट्रेस निकाल सकते हो पहला, कहाँ से? चार्ट C1 से। तो पहला निकालते हैं। तो एज पे लोड स्ट्रेस रेड फ्रॉम चार्ट C1, ये तो डायरेक्टली रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको थिकनेस कितनी दे रखी है पेमेंट की? देखो थिकनेस कितनी दे रखी है भैया, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, थिकनेस कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर है। अब भैया चार्ट आ जाओ C1, ये रहा चार्ट C1। थिकनेस कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर की, ये मेरी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर की। दूसरा K की वैल्यू, K की वैल्यू दे रखी है सवाल में। K की वैल्यू देखो भैया, K की वैल्यू कहाँ है? K ये रहा, K है हमारा 15 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो K है हमारा 15 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों के लिए 15 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा 15। तो 15 वाला कर्व ये है, ये हमारी वैल्यू है। तो वैल्यू है हमारी 24। तो डायरेक्टली रीड कर ली मैंने, यूनिट क्या है? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारी निकल के आ गई एज स्ट्रेस, तो हम इसको बोलेंगे SE, 24 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली रीड कर लिया। अब दूसरा निकालना पड़ेगा मुझे। दूसरे के लिए मुझे क्या चाहिए? दूसरा स्ट्रेस है हमारा वार्पिंग स्ट्रेस, इसके लिए मुझे L चाहिए। L का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वील से फॉर वार्पिंग स्ट्रेस, सो फॉर वार्पिंग स्ट्रेस हम बोलेंगे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। लेक्चर चल रहा है ना भाई मेरा? हाँ चल रहा है। सो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? L से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होता है? EH³/12K, EH³/12K ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर। क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार एक्सप्रेशन को, डिवाइड बाय रेस टू द पावर 1/4। सारे पैरामीटर की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? E की वैल्यू दे रखी है मेरे ख्याल से 3 दी थी, हाँ 3 × 10⁵। सो 3 × 10⁵। H कितना है हमारा? 20 की पावर होल क्यूब, 20 की पावर होल क्यूब अपॉन 12K। K कितना है हमारा? 15। म्यू कितना था? 0.15। ये क्या हो रहा है? अटक रहा है। सो 20 होल क्यूब 1 माइनस 0.15 का होल स्क्वायर रेस टू द पावर 1/4। सो रेस टू द पावर 1/4। ये हमारी रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकल के आ गई। अप्रॉक्सीमेटली आती है 60.8। तो 60.8 अब ये हमें चाहिए होगी आगे कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों आगे चाहिए होगी कैलकुलेशन करने के लिए? LX LY चाहिए मुझे। देखो LX LY कितना है? 4.5 और 3.5 मीटर। LX है 4.5 मीटर, LX 4.5 मीटर, LY 3.5 मीटर। तो अब हम बोलेंगे LX कितना है? 4.5 मीटर, LY है 3.5 मीटर। तो LX/L 4.5 डिवाइड बाय वॉट? अभी आपने L निकाला, L कितना निकल के आया आपका? 60.8। यह मीटर में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, 60.8। तो LX/L की वैल्यू निकल के आ गई। कैलकुलेट कर सकते हैं LX/L कितना निकल के आ रहा है। तो अगर मैं इसको निकालूं, क्या हो रहा है भाई? सो 450 डिवाइड बाय 60.8,
450 डिवाइड बाय 60.8, 7.4। यहाँ से मैं CX निकाल लूँगा। देखो LX बाय LY वैल्यू कितनी निकाली हमने इसकी, 7.4। तो 7.4 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ से हम निकालेंगे CX की वैल्यू, तो CX की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1.02। तो CX की वैल्यू आ गई 1.02। उसी तरीके से LY बाय L 3.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 60.8। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये वैल्यू कितनी आती है, सिंप्लीफाई करो। 350 डिवाइड बाय 60.8, ये आती है 5.75। 5.75। दोबारा से क्या देखेंगे, कर्व देखेंगे, हमारी कर्व देखते हैं हमारी 5.78। तो 5.78 दोबारा से कर्व देखी तो 0.8 के आसपास आती है, 0.8 मान लो, कुछ भी 0.87। तो 0.87 मैंने एग्जैक्टली निकाली हुई थी, तो एग्जैक्टली डाल दी हमने 0.87। क्लियर चीज़। तो मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस एज पे कितनी होगी हमारी, तो आपको एज पे क्या निकालनी है, मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस निकालनी है। तो CX से निकल के आएगी, तो ये वैल्यू किससे निकल के आएगी, CX से निकल के आएगी। तो मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस, तो मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस SW, तो वो हमारा था लोड स्ट्रेस, तो SEL, तो ये है SEW, तो SEW। तो CX E अल्फा T बाय 2, तो CX कितना है 1.02। E की वैल्यू अभी हमने पीछे डाली थी 3 इंटू 10⁵। सो 3 इंटू 10 की पावर 5। अल्फा कितना है हमारा, सो अल्फा 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 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इंटू 10⁻⁻6 और टेम्परेचर डिफरेंस है 18। सो 10 इंटू 10⁻⁻6, सो 10 इंटू 10⁻⁻6 और टेम्परेचर है हमारा 18 डिवाइड बाय 2। तो SEW यहाँ से हमारी क्या निकल के आ गई, फ्रॉम हेयर वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वार्पिंग स्ट्रेस। कितनी वैल्यू निकल के आती है, सिंप्लीफाई करो इसको, मेरे ख्याल से 27 निकल के आती है। सो दिस कम्स आउट टू बी, हाँ 27.54। सो 27.54 kg पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकला, वार्पिंग स्ट्रेस मिल गया। ठीक है जी, वार्पिंग स्ट्रेस मिल गया। अब लास्ट में क्या निकालेंगे, लास्ट में निकालेंगे फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो लास्ट हमारा जो स्ट्रेस होगा वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होगा, 1 2, तो 1 2 3। सो थर्ड है हमारी फ्रिक्शनल स्ट्रेस। सो थर्ड है हमारी फ्रिक्शनल स्ट्रेस, SEF विल बी इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर निकल के आएगी, तो WLX आपका फ्रिक्शन, तो WLX आपका फ्रिक्शन डिवाइड बाय व्हाट, जो आपकी यूनिट वेट है। ठीक है जी, यूनिट वेट आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कंक्रीट की। सो यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट इज टू बी अज्यूम्ड। हाँ निकाल के बताओ फटाफट, मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखता हूँ पीछे। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 1.5। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1.5। ठीक है जी, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारी 1.5 है। निकालिए कितनी आ रही है वैल्यू, यूनिट वेट मान सकते हो कंक्रीट का 24 किलो, हाँ पर मीटर क्यूब। सो वी कैन से assume unit weight of concrete is equal to 2400 किलो पर मीटर क्यूब। यू मे assume दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू को assume कर सकते हो। सो आप बोल सकते हो WLX F
बाय 2 इंटू 10 रेज़ पावर, पीछे कितनी थी, h थी ना हमारी वैल्यू, हाँ 2 इंटू 10 रेज़ पावर 4, ठीक है जी। सो 2400, LX कितना था हमारा 4.5, हाँ 4.5, F की वैल्यू कितनी बताई 1.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 रेज़ पावर 4, सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 0 तो कट गए, 24 इंटू 4.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 200, 0.81 आ रही है, 0.81 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.81 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा हमारे एज स्ट्रेस का, तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा वर्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगी। कब आएगी, समर के मिड डे पे, समर के मिड डे पे। सो आई विल से वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, worst combination of stress at edge will be observed in midday of summer। तो कितनी वैल्यू है, सबको जोड़ दो, एड ऑल, कितना आ रहा है पीछे 24 और ये है 27.54, तो 24 प्लस 27.54 प्लस 0.81, दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस। कितनी आ रही है वैल्यू 50.73 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेस। यहाँ पे आके आपकी हाईवे भी खत्म हो जाती है। सो हियर द हाईवे इज ऑल्सो फिनिश्ड। हाँ अच्छा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस घटेगा, सॉरी, सो फ्रिक्शनल स्ट्रेस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, बढ़िया, देखो नोट करो फटाफट, यू कैन नोट इट डाउन। नोटेड? ठीक है जी, और कोई जानकारी दे रखी है? नहीं, ठीक है जी, नोट कर लिया होगा आपने। अब आते हैं हम सर्वेइंग के ऊपर। नाउ वी एंटर इनटू दी सर्वेइंग। सर्वेइंग के भी आपके 3 न्यूमेरिकल है, देयर आर 3 न्यूमेरिकल्स ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो। इसको भी निपटाते हैं, टाइम हो गया काफ़ी। 2 तो छोटे छोटे से हैं, बाकी तीसरा बड़ा है, उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर वॉज मेजर्ड बाय अ 30 मीटर चेंज, लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट द चेन वॉज 8 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। 1500 मीटर में 8 सेंटीमीटर लंबी है। Thereafter another 1000 meter was measured and it was detected that the chain was 12 centimeter too long. If the chain was correct initially, determine the exact length that was measured. Again directly from the notes में से डायरेक्टली सवाल। तो आप क्या कर रहे हो, 30 मीटर की चेन से मेजरमेंट कर रहे हो,
तो ए से बी तक की लंबाई नापी और बी से सी तक की लंबाई नापी। तो ये ए है, बी है, सी है, ये नापी आपने 1500 मीटर, ये आपने नापी 1000 मीटर। चेन थी यहाँ पे 30 मीटर की, फिर क्या हो गई, बड़ी हो गई 8 सेंटीमीटर, 30.08 मीटर की हो गई। फिर और बड़ी हो गई, कितनी, और बड़ी कितनी हुई, और बड़ी हो गई 12। सो और बड़ी हो गई 12, इसमें 12 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30.20 मीटर। ये चेन की लेंथ है, या टोटल 30 पॉइंट आ गई है। द चेन वॉज 12 सेंटीमीटर टू लॉन्ग and it was detected that the chain was thereafter another 1000 meter was measured and it was detected the chain was 12 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ठीक है जी, तो टोटल नहीं है ये, 3.12 ही है। सो 3.12 मीटर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। तो ये जानकारी आपको दे दी है, ये 08 है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो अब, एवरेज लंबाई मेजर कर लो। तो करेक्ट लेंथ कितनी होगी हमारी ए बी की, सो हम बोलेंगे करेक्टेड लेंथ ऑफ ए बी विल बी हाउ मच। अगर मुझे करेक्टेड लेंथ निकालनी है तो आपकी जो गलत लेंथ है, सही लेंथ है टेप की, इनटू जो आपने लंबाई नापी। सो दिस विल बी 30 प्लस 30.08 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 30 इंटू 1500। कैलकुलेट कर लो कितनी आ रही है। तो याद देती 1502 मीटर। सो इट कम्स आउट टू बी 1502 मीटर। उसी तरीके से हमारी करेक्टेड लेंथ ऑफ बी सी विल बी सेम, एल डैश बाय एल इंटू एल। सो 30.08 प्लस 30.12 बाय 2 डिवाइड बाय व्हाट, जो हमारी करेक्टेड लेंथ थी, कितनी थी करेक्ट लेंथ, 30 इंटू 1000। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये आ जाती कितनी, 1003। तो 1003.33 मीटर। सो 1003.33 मीटर। तो टोटल करेक्टेड लेंथ कितनी आ गई, तो एग्जैक्ट लेंथ दोनों को जोड़ देंगे। सो विल से एग्जैक्ट लेंथ विल बी हाउ मच, 1502 प्लस 1003.33, दोनों को जोड़ दिया, 2505। तो 2505.33, तो 2505.33 मीटर। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो 2505.33 मीटर। ठीक है जी, देख दो दूसरा सवाल। इसके पहले वाला सवाल लंबा है काफ़ी, तो उसको देखते हैं लास्ट में, अगर एनर्जी बची मेरे में तो कर दूंगा, नहीं तो फिर दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड करके दे देंगे, कोई बात नहीं। देखो क्या है, अ क्लोज ट्रैवर्स वॉज कंडक्टेड राउंड एन ऑब्स्टिकल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, कंप्यूट द मिसिंग क्वांटिटी। लेंथ दे रखा है, एज्यूमेट दे रखी है, मतलब बेयरिंग दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 साइड है। आपसे मांगिए लेंथ डी ई और ई ए की, तो आपसे मांगिए लेंथ डी ई और ई ए की, कैसे निकाल लेंगे, समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर मस्ट बी 0। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू आप क्या करोगे, इसको मान लो L1, इसको मान लो L2। सो दिस इज L1, दिस इज L2। तो आप पहला क्या बोलोगे, पहला कंसेप्ट क्या लगाओगे, समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होना चाहिए भैया, 0 होना चाहिए। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कितनी है, 495। तो लैटिट्यूड में क्या आएगा, कॉस, तो हम बोलेंगे 400 कॉस 95 डिग्री प्लस 496 कॉस 32.3 32 डिग्री 30 मिनट प्लस 375 कॉस 302 डिग्री 30 मिनट। यहाँ तक की तो वैल्यू क्या थी, हमें नोन थी। अब आगे L1 L2 के फॉर्म में चलेगी, तो L1 L2 के फॉर्म में चली, L1 225, तो प्लस L1 कॉस 225 डिग्री प्लस
L2 cos 150 डिग्री 150 डिग्री 30 मिनट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, N1 N2 में बनी पहली इक्वेशन हमारी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन L1 N2। सो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है? दूसरी इक्वेशन बोलती है समेशन ऑफ डिपार्चर मस्ट बी इक्वल टू 0। जहाँ कॉस लिखा है वहाँ पे क्या लगा दो? साइन लगा दो। तो हम बोलेंगे 400 साइन 95 डिग्री 496 साइन 32 डिग्री 30 मिनट 375 साइन 302 डिग्री 30 मिनट L1 साइन 225 डिग्री प्लस L2 साइन 15 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम 1 and 2 L1 L2 कैन बी कंप्यूटेड। फ्रॉम 1 and 2 दो इक्वेशन है, दो अननोन है। L1 की वैल्यू निकाल लीजिए, L2 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो मैंने निकाल रखी है। L1 आती है 613.87 मीटर, तो L1 आती है 613.87 मीटर। L2 कितनी आती है? 173.35 मीटर। तो 173.35 मीटर। कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप चेक कर सकते हो, कंसेप्ट ये लगेगा। तो कैलकुलेशन में प्लस माइनस हो सकती है, बट कंसेप्ट हमारी यही लगेगी। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन कंसेप्ट। ठीक है जी, आखिरी सवाल है, वो भी कर ही लेते हैं। रात के 1 बज रहे हैं, 1 बजे तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको बैठ के। देखो भैया, लास्ट प्रॉब्लम क्या पूछा है, इसमें ऐड करेंगे ना। हाँ, दी फॉलोइंग आर दी बेयरिंग्स टेकन ऑन अ क्लोज कंपास ट्रेवर्स। ठीक है, क्लोज कंपास ट्रेवर्स से बना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी 82 डिग्री, सो ए बी हमारी 82 डिग्री फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग 260 डिग्री। ठीक है जी। फिर क्या बोल रहा है? हाँ नहीं, ये नहीं है, फिर चेक करना पड़ेगा, फिर दिस इज़ नॉट द केस। तो ये हमारा केस नहीं है, बनाना पड़ेगा खुद ही। बी सी हमारी 122 डिग्री, सी डी है 172 डिग्री, डी ई दे रखा है, ई ए दे रखा है। क्या पूछा है इसने? कंप्यूट दी इंटीरियर एंगल्स एंड दी करेक्ट देम फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशनल एरर। इंटीरियर एंगल निकालो, करेक्ट करो। इफ़ दी ऑब्जर्व्ड बेयरिंग ऑफ दी लाइन बी सी इज़ करेक्ट, ऑब्जर्व्ड बेयरिंग लाइन बी सी की करेक्ट है हमारी। एडजस्ट दी बेयरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड, जो रिमेनिंग साइड है उसकी बेयरिंग को आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो ये हमारा सवाल है मोटा मोटा। अब उठाते पहले तो ट्रैवर्स बनाते हैं। तो ए बी है 82.3, तो 82 डिग्री 30 मिनट, तो पहले क्वाड्रेंट में चली जाएगी ए बी हमारी। तो ए बी, ये किसी और लाइन से बनाता हूँ मैं, ये बनाता हूँ सफ़ेद से। एक्सेस जो है हमारी, जो एक्सेस है वो मैं वाइट लाइन से बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जो मेरी एक्सेस है सारी की सारी किससे बन रही है? वाइट लाइन से बन रही है। तो आई होप इसी तरीके से आएगी एक्सेस, हाँ ऐसी ही आनी चाहिए। बाकी तो एग्जैक्टली तो निकालना ही पड़ेगा हमें, आई हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वन। अब काले कलर की पेन से बनाते हैं। तो ए बी की हमारी क्या है? ये ए बी है, बेयरिंग दे रखी है आपको 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? बी सी की है 122 डिग्री 20 मिनट, आ गया 90 से ज़्यादा। बी सी की है 122 डिग्री 20 मिनट, यही आ रही है निकल के। सो दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट क्या है? सी डी की है 172, ये भी हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में ही है। तो सी डी की है 172, सॉरी, तो सी डी, सो दिस इज 172 डिग्री 50 मिनट्स, 172 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है जी। फिर डी ई की है 232 डिग्री 10 मिनट, फिर ये हमारा डी ई आ गया तीसरे क्वाड्रेंट पे 210 डिग्री और सॉरी 232 डिग्री 10 मिनट, 232 डिग्री 10 मिनट, 232 डिग्री 10 मिनट। और लास्ट है हमारी 312 डिग्री 20 मिनट। ये है हमारा डी ए।
नहीं ई ए, तो ये वैल्यू है हमारी 312 डिग्री, 312 डिग्री 20 मिनट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू। ये जानकारी दे दी मैंने, ट्रेवर्स बना के दे दिया आपको। आई हैव गिवन यू दी ट्रेवर्स। अब पहले क्या निकाल सकते हो आप? इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट व्हाट? इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसमें इंटीरियर एंगल ही बात कर रहा है ना ये, कि इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है? इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल। तो आपके जो इंटीरियर एंगल निकल के आएंगे वो करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट होंगे? वो इनकरेक्ट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इंटीरियर एंगल निकालते हैं, इनकरेक्ट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे हम। सो वील से इनकरेक्ट इंटीरियर एंगल। तो कोशिश करते हैं यहीं पे निकल के आ जाए। अब ए निकालना है मुझे, ए, तो ई ए की वैल्यू है हमारे पास बेयरिंग की 132 डिग्री 10 मिनट। तो 132 डिग्री 10 मिनट, ये पूरा दे रखा है 132 डिग्री 10 मिनट। दोनों को घटा सकते हो? हाँ, तो घटा सकते हैं। तो 132 डिग्री 10 मिनट ये पूरा एंगल दिया हुआ है, माइनस 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से हमारा इनकरेक्ट एंगल निकल के आ जाएगा। देखो 50 से भी कम, 49 डिग्री 40 मिनट्स। सो 49 डिग्री 40 मिनट्स। थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ मैं, तो थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। 132 डिग्री 10 मिनट माइनस किया 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ जाएगा 49 डिग्री 40 मिनट्स। तो मेरा इनकरेक्टेड इंटीरियर एंगल आ गया। ऐसे ही बी एंगल भी निकाल सकते हैं। सो आई कैन कैलकुलेट एंगल बी ऑल्सो। तो बी भी निकाला। बी में आपको ये दे रखा है बी सी, तो वैसे ही ए बी दे रखा है, तो बी ए, तो ए बी 260 डिग्री 40 मिनट। तो ये एंगल है 260 डिग्री 40 मिनट। 260 डिग्री 40 मिनट में से घटा दो 122, तो 260 डिग्री 40 मिनट में से घटाया 122 डिग्री 20 मिनट। ये मेरा बी आ गया। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूंगा सी डी ई की। इसके बाद मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूंगा सी डी ई की। अभी कितना आ रहा है ये? 138 डिग्री 20 मिनट। तो ये मेरा इनकरेक्टेड इंटीरियर एंगल आ गया। ऐसे ही सी डी ई भी निकाल रखा है। जैसे सी एंगल, तो हमारा जो एंगल सी है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी, इनकरेक्ट एंगल सी निकाला हुआ है हमने 130 डिग्री 50 मिनट। सो इट इज 130 डिग्री 50 मिनट। ऐसे ही एंगल डी निकाला हुआ है, इंटीरियर एंगल डी 120 डिग्री 20 मिनट। तो ये है हमारा 120 डिग्री 20 मिनट। ऐसे ही इंटीरियर एंगल ई निकाल रखा है। मेरे पास जगह नहीं है, जगह होती तो मैं लिख के भी दे देता आपको। आई वुड हैव रिटन दी वैल्यू ऑल्सो, पर जगह ही नहीं है यहाँ पे। स्पेस इज नॉट अवेलेबल, स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसे कैलकुलेट कर लिया हमने। ई की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ई? मुझे इंटीरियर एंगल ई निकालना है। सो आई हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ई। तो ये मेरा इंटीरियर एंगल ई। तो ये तो बेयरिंग दे रखी है आपको, बेयरिंग ये वाली दे रखी है लाइन की। सो दिस बेयरिंग ऑफ द लाइन इज गिवन टू यू। ये हमारी कितनी है? डी ए। सो डी ए की वैल्यू दे रखी है, डी ए आपने ई ए की वैल्यू है, ये डी ए की वैल्यू है। दोनों को घटा देंगे 232 डिग्री। सो 232 51, तो इसमें से घटा दो। सो 360 में से घटाया 312 और उसमें से 51 घटा दिया। तो 360 में से आपने 312 घटाया और उसमें से 51 घटा दिया। निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? सो 360 में से 312 घटाया और उसमें से 51 घटा दिया आपने। यू हैव सब्ट्रैक्टेड 51 ऑल्सो। 51 है ना डी ई की वैल्यू। सो ई डी, ये हमारी एंगल है 51। सो दिस एंगल इज 51। कितनी आ रही वैल्यू? कैलकुलेट करके बताइए।
सो 360 312 कैलकुलेट क्या वैल्यू आ रही है फटाफट से बताओ। सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट जब तक मैं टोटल ऐड करता हूँ सबको। सो 49 प्लस 138 प्लस 130 प्लस 120 ठीक है। सो 437 तो आ गया यही। इसके बाद आपके 40 मिनट 20 मिनट 8 डिग्री और 2 डिग्री 10 मिनट और है तो प्लस 2 डिग्री ठीक है जी 2 डिग्री 10 मिनट और है। कितनी वैल्यू आ रही है? हाँ 99 डिग्री 10 मिनट्स। तो दिस कम्स आउट टू बी 99 डिग्री 10 मिनट्स। तो ये मैंने इंटीरियर एंगल निकाल लिया। सम कितना आ रहा है इंटीरियर एंगल का? व्हाट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो अभी मैंने कैलकुलेट किया था तो ये 538 डिग्री आ रही है। सो 538 डिग्री 20 मिनट्स 38 डिग्री 20 मिनट्स। अच्छा होना कितना चाहिए चेक लगा देंगे। थ्योरेटिकल सम 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सो थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2n-4 इंटू 90 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 5। तो नंबर ऑफ साइड्स आर 5 -4 इंटू 90 डिग्री तो कितनी हुई? 10 - 4 6 इंटू 9 540। सो 540 डिग्री एरर आ गया दोनों के अंदर। तो टोटल एरर कितना आया? तो हम बोलेंगे टोटल एरर है हमारा 540 माइनस 338 सॉरी 538 डिग्री 20 मिनट। ये हमारा टोटल एरर आ गया। तो 1 डिग्री 40 मिनट। एरर पर एंगल निकाल सकते हैं। सो एरर पर एंगल 1 डिग्री 40 मिनट बाय 5 कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? 100 बाय 5 20 मिनट का। तो 20 मिनट का तो 20 मिनट का भैया एरर आ रहा है आपका पर एंगल। सो एरर पर एंगल इज 20 मिनट। तो अब आपको सारे एंगल क्या करने पड़ेंगे? 20 मिनट से करेक्ट करने पड़ जाएंगे। तो हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगी 4940। सो 49 डिग्री 40 मिनट प्लस 20 मिनट कितना हो गया? 50 डिग्री का। सो 50 डिग्री। उसी तरीके से एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। तो एंगल बी कितना है? 138 20 मिनट्स। सो 138 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स 138 डिग्री 40 मिनट्स। तो इसी तरीके से आप बाकी भी कैलकुलेट कर लोगे। सी कितनी है हमारी? 130 डिग्री 50 मिनट्स। सो 130 डिग्री 50 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। सो 131 डिग्री 10 मिनट्स। सो 131 डिग्री 10 मिनट्स। ठीक है। डी कितना है हमारा? एंगल डी है 120 डिग्री 20 मिनट्स। ये करेक्टेड आ गया 120 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। सो 120 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है जी। और लास्ट में ई निकाला ही था हमने 99 डिग्री 10 मिनट। सो 99 डिग्री 10 मिनट प्लस 20 मिनट 99 डिग्री 30 मिनट। लो भैया करेक्टेड इंटीरियर एंगल आ गए। इनका सम कितना है? देयर सम इज 540 डिग्री। इन सब का सम हमारा 540 डिग्री है। अब इसने बोला है जो बेयरिंग है बीसी लाइन की वो करेक्ट है। तो बेयरिंग लाइन बीसी की करेक्ट है हमारी।
सो बेयरिंग ऑफ द BC लाइन 122 डिग्री 20 मिनट्स, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे. सो नाउ bearing of line BC is correct 122 डिग्री 20 मिनट्स. यही है, तो ये हमारी करेक्ट है. अब यहाँ से कैलकुलेशन निकाल लो. तो बैक बेयरिंग कितनी होगी हमारी AB की? सो बैक बेयरिंग कितनी होगी हमारी AB की? यू कैन कैलकुलेट दी बैक बेयरिंग ऑफ AB. तो बैक बेयरिंग ऑफ AB आ जाओ. सो AB करेक्ट है. सो बैक बेयरिंग ऑफ AB कितनी है भैया? तो बैक बेयरिंग निकालनी है मुझे AB की. तो ये BC करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. 122 डिग्री में क्या जोड़ दो? एंगल B जोड़ दो, और एंगल B आपने पीछे निकाला अभी. तो 122 डिग्री 20 मिनट. सो बैक बेयरिंग ऑफ AB लाइन ये निकाल रहे थे बैक बेयरिंग. तो 122 डिग्री 20 मिनट प्लस एंगल B. एंगल B कितना है हमारा? 138 डिग्री 40 मिनट. 138 डिग्री 40 मिनट. तो कितना आ रहा है ये? 60 61. तो 261 डिग्री आ रहा है. हाँ, सो 261 डिग्री. ठीक है. अब AB की बैक बेयरिंग आ गई, तो 4 बेयरिंग निकाल सकते हो AB की. तो 4 बेयरिंग ऑफ AB कैसे? 260 डिग्री है ही, इसमें से 180 घटा दो, सॉरी 261 है ही, माइनस 180 कितना है? 20 81. तो 81 डिग्री. सो 81 डिग्री. तो ये भी कैलकुलेशन हो गई हमारी. इसके बाद क्या निकाल सकते हो? बैक बेयरिंग ऑफ EA. सो बैक बेयरिंग ऑफ EA आ जाओ. सो बैक बेयरिंग ऑफ EA कहाँ है हमारी? EA बैक बेयरिंग निकालनी है EA की. तो बैक बेयरिंग निकालनी है EA की. आपने AB की निकाल रखी है 4 बेयरिंग, उसमें एंगल A जोड़ दो. AB की आपने 4 बेयरिंग निकाल रखी है 81 डिग्री, उसमें जोड़ दो एंगल A. एंगल A कितना आया था हमारा? 50. तो बैक बेयरिंग ऑफ EA इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 4 बेयरिंग ऑफ तो बैक बेयरिंग निकालिए EA की. 4 बेयरिंग थी 81 डिग्री प्लस 50 डिग्री. सो 81 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल 50 डिग्री. सो 131 डिग्री. बैक बेयरिंग आ गई EA की. 4 बेयरिंग निकाल सकते हैं EA की. 180 से कम है तो 180 जोड़ देंगे. 4 बेयरिंग ऑफ EA. सो 131 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हुआ? 200 300 311. तो 311 डिग्री हो गया. 311 डिग्री. तो EA आ गया. अब इससे आगे चल सकते हैं हम. बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं हम DE की. सो बैक बेयरिंग ऑफ DE. सो बैक बेयरिंग ऑफ DE आ जाओ. सो बैक बेयरिंग ऑफ DE. मुझे बैक बेयरिंग निकालनी है DE की. बैक बेयरिंग कैसे निकालें भैया DE की? हाउ टू कैलकुलेट बैक बेयरिंग ऑफ DE? जो एंगल E है आपका, इंटीरियर एंगल E है, इसमें से 4 बेयरिंग घटा दो. इसमें से क्या करो? 4 बेयरिंग घटा दो. तो बैक बेयरिंग DE की कितनी है? सो एंगल E हमारा कितना है? करेक्टेड एंगल E 99 डिग्री 30 मिनट्स. सो 99 डिग्री 30 मिनट्स. इसमें से क्या घटा दो? जो आपका एंगल E था वो कैसे निकालेंगे? 360 में से 311 घटा दो. तो 360 में से 311 डिग्री घटा दी हमने. तो ये कितनी होती है? 49. 99 में से 49 घटा दिया, कितना आया? 99 में से 49 घटा दिया, 50 आ गया. तो 50 डिग्री आ गई. तो 50 डिग्री 30 मिनट्स. बैक बेयरिंग आ गई DE की. तो 4 बेयरिंग निकाल सकते हो DE की. तो हमने 4 बेयरिंग निकाल ली DE की. 4 बेयरिंग ऑफ DE इज 50 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180 डिग्री कितना हुआ? 100 200 230 डिग्री. ठीक है. तो 230 डिग्री 30 मिनट. तो AB EA DE. अब 2 ही लाइनें बची हैं. बैक बेयरिंग निकाल लो CD की. सो बैक बेयरिंग निकालते हैं हम CD की. सो बैक बेयरिंग ऑफ CD आ जाओ भैया. CD की बैक बेयरिंग.
सी डी बैक बेयरिंग निकालनी है इसकी। सो बैक बेयरिंग निकालनी है सी डी लाइन की। तो सी डी लाइन की बैक बेयरिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है हमारा एंगल डी, कितना आ रहा है इंटीरियर एंगल हमारा डी। सो बैक बेयरिंग निकाल ली हमें लाइन सी डी की। तो एक तो इंटीरियर एंगल है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, 120 डिग्री 40 मिनट, और उसमें क्या जोड़ दो, हाँ उसमें ऊपर 230 डिग्री जोड़ दो जो आपने निकाला है 230 डिग्री 30 मिनट, ये तो कैलकुलेट किया आपने, इसमें ये इंटीरियर एंगल जोड़ दो। सो 230 डिग्री 30 मिनट ये निकाला है ना। सो 230 डिग्री 30 मिनट, सो 230 डिग्री 30 मिनट प्लस 120 डिग्री 40 मिनट, इंटीरियर एंगल था ये हमारा डी का। तो कितना निकल के आ गया, दिस वैल्यू इज 200 300 350 350, फिर आगे 351, तो 351 351 डिग्री 10 मिनट। तो 4 बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी विल बी हाउ मच, मुझे 4 बेयरिंग निकालनी है, क्या करना पड़ेगा इसमें से 180 डिग्री घटा दो इसमें से। सो 351 डिग्री 10 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, कितनी वैल्यू आ रही है 171। सो 171 डिग्री 10 मिनट्स। तो इस 171 डिग्री 10 मिनट्स में क्या जोड़ दोगे, इंटीरियर एंगल जोड़ दोगे। एंगल कितना है हमारा, एंगल है हमारा सी 131 डिग्री, तो एंगल है हमारा सी, सी बी लाइन पकड़ेंगे अब हम। तो अब लाइन पकड़ते हैं सी बी, खत्म पूरा सवाल। सो बैक बेयरिंग ऑफ सी बी, सो 171 प्लस एंगल कितना था 131 डिग्री 10 मिनट्स, 131 डिग्री 10 मिनट्स जोड़ दो भैया, 200 300 302 डिग्री 20 मिनट। सो 302 डिग्री 20 मिनट, और 4 बेयरिंग कितना है सी बी का, 302 डिग्री 20 मिनट में से 180 घटा दिया, तो 120 122 डिग्री 20 मिनट, 122 डिग्री 20 मिनट, खत्म हमारा सवाल। तो सारी लाइनों की हमने क्या निकाल ली, बेयरिंग निकाल ली। सो बेयरिंग ऑफ ऑल द लाइन्स इज कंप्यूटेड। सो दिस फिनिश ऑल्सो योर प्रॉब्लम, हाईवे का, रेलवे का, सर्वेइंग का और बीएमसी का। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट ESC, अभी हमारा सब्सक्रिप्शन चल रहा है 7999 का, 60% ऑफ है, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। ऑफ़र जो वैलिड है हमारा ये 19 तक है, दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 19 तक, तो 19 तक आप इसको अवेल कर सकते हो, 19 ऑफ अगस्त तक, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी जो इसके थ्योरी वाले हैं वो मैंने PDF में अटैच कर दिया, वहाँ से उठा सकते हैं, यू कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर। थैंक यू ऑल।